हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम बीसीए का अकाउंटेंसी का कुछ क्वेश्चंस है जो कि मतलब ऑल दो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन सेट को सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल डिमांडिंग था, ठीक है। कई लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया था कि मैम ये वाला सॉल्व करवा दो, तो मैं वही आज करवा रही हूँ। एटलीस्ट ये हमारा पहला सेट है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और एटलीस्ट 2-3 सेट्स और सॉल्व के वीडियोज आ जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्लास 11th स्टूडेंट, और ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस और बेसिक्स जो हैं वो क्लास 11th के ही हैं। एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एमकॉम वाले बीकॉम वाले होंगे, बाकी सारे के सारे 11th से हैं। तो ऑल्सो क्लास 11th के स्टूडेंट्स का अगर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है, और कई सारे न्यू क्वेश्चन को भी सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है। मैं क्वेश्चन आप लोग देखो बोर्ड पे, मैं लगा दूंगी क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चंस को मैंने अपने नोटबुक में नोट कर रखा है। तो देखो होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन का सेट मुझे मिला था, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 क्वेश्चन है, और इसमें बताया गया कि अटेम्प्ट एनी 2, मतलब 2 ही अटेम्प्ट करना है आपको, 2 ही बनाना है। लेकिन मैं चारों के चारों आपको समझा दूंगी, आप लोग समझ जाओगे तो अच्छे से किसी का भी आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, मतलब आपको सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के बारे में बताना है। तो सेल्फ बैलेंसिंग से आप क्या समझते हो? सबसे पहले तो ये देखो कि सेल्फ बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है। सिंपल है, जैसे सेल्फ कंट्रोल होता है वैसे ही सेल्फ बैलेंसिंग होता है। कई सारी डिस्ट्रैक्शंस के रहते हुए भी आप खुद को कंट्रोल करके काम कर पा रहे हो, दिस इज सेल्फ बैलेंसिंग, ठीक है। अभी तुरंत हम पढ़ाई करने जाते हैं, तुरंत कहीं से टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है, तो हम तुरंत उधर आंसर करने लग जाते हैं, जिससे कि हमारा जो मूड है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पढ़ाई से हम बिल्कुल भटक जाते हैं, या जो भी काम हम कर रहे हैं उनसे हम भटक जाते हैं और फिर फोन में लग जाते हैं। तो इस टाइम पे आपको खुद को बैलेंस करना है, मतलब इस टाइम पे आपको खुद को रोकना है, नहीं ये नहीं करना है। आपको जो काम आप कर रहे हो, जिसे आपने उठाया है, वही काम करना है, दिस इज सेल्फ बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ बैलेंसिंग, टू बैलेंस योर सेल्फ और टू मैनेज योर वर्क्स एंड टू कंट्रोल योर सेल्फ ओवर ऑल टेक्नोलॉजीज, ओके। ये होता है आपका सेल्फ बैलेंसिंग। तो आई होप कि अब मैंने थोड़ा सा क्ल्यू आपको बता दिया, आप इसे पूरा लिख लोगे। ऑल्दो मैं इसका आंसर्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, लिखा हुआ आंसर्स। और अगर अभी आप सुन के लिख पा रहे हो तो प्लीज नोट करते जाना। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, देखो जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लगभग 6-7 कॉन्सेप्ट, उनसे ज्यादा ही कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं लागत अवधारणा या लागत संकल्पना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑल द अकाउंटिंग्स आर टू बी डन ऑन द रियल और कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और कॉस्ट प्राइस ऑफ द थिंग, ठीक है। मतलब इसमें अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट प्राइस पे किया जाएगा, मार्केट प्राइस पे नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर परचेजिंग अ मशीनरी फॉर योर बिजनेस एंड द प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 40,000 रुपीज, एंड 40,000 रुपीज उसका प्राइस है, मतलब कॉस्ट है, ठीक है। आपने उसे 40,000 में खरीदा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फ्यूचर में कभी उसका प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसका अकाउंटिंग जब भी होगा तो 40,000 रुपीज पे ही होगा। दिस इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द थिंग, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, मैंने समझा तो दिया। देखो क्या है, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन देयर actual cost price rather than their market price, ठीक है। मतलब उनका मार्केट प्राइस को छोड़ करके उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसका जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। लेट से, अब एक और एग्जांपल बताती हूँ। ये बोर्ड मैंने 3,000 रुपीज का खरीदा था, मे भी अभी मैं खरीदने जाऊँ तो इसका प्राइस 3,200 होगा, या हो सकता है कि कम भी हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जब भी अपना बुक में इसे रिकॉर्ड करूंगी, इसे मैं 3,000 रुपीज ही रिकॉर्ड करूंगी। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत जब कभी भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ तब उसी का वही प्राइस हम उसमें लिखेंगे, उसी प्राइस का अकाउंटिंग करेंगे, उसी प्राइस पे अकाउंटिंग करेंगे जिस प्राइस पे उसे खरीदा गया है, या जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट। देखो कंसाइनमेंट क्लास 11th वाले इस पार्ट को हटा सकते हैं, इसे आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। कंसाइनमेंट जो है वो बीकॉम का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मान लो कि 2 पर्सन है, देयर इज अ पर्सन ए एंड बी, ठीक है।
ए का क्लोथ्स का बिजनेस है, ठीक है, ए जो है वो कपड़े बेचता है, ठीक, और बी क्या है, तो बी एक एजेंट है, एक मतलब एजेंट के जैसा काम करता है। ए अपना एक 100 क्लोथ्स का एक बंडल बी को भेजता है फॉर सेल, ठीक है, सेलिंग करने के लिए, ठीक है, बी को भेजता है बेचने के लिए। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपका कंसाइनमेंट कहलाता है। जो भेज रहा है गुड्स उसे हम लोग कंसाइनर बोलते हैं, ठीक है, जो भेज रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनर, और जो रिसीव कर रहा है उसे कंसाइनी, ठीक है। अब समझो इसमें क्या है, ये इसमें आपको बोला है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का आपको फीचर्स बताना है, तो पहले आपको जानना पड़ेगा ना कि कंसाइनमेंट क्या होता है। तो कंसाइनमेंट को हिंदी में हम लोग प्रेषण बोलते हैं, प्रेषण, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंसाइनमेंट इंक्लूड्स सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, ठीक है, वन पार्टी जो भेजता है उसे हम लोग कंसाइनर बोलते हैं। सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर फॉर पर्पस ऑफ सेल, वो भी किस लिए, सेल करने के लिए, ऐसे एली होगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बेचने के पर्पस से। मतलब मेरा कोई बिजनेस है और आप लोग हो, तो आप में से किसी को मैं अपना गुड्स सेल भेज रही हूँ कि मतलब अपने एरिया में इसे बेच देना, और जो फायदा होगा उसमें से मैं मतलब जो भी अमाउंट रिसीव होगा उसमें से कुछ परसेंटेज कमीशन मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो ये होता है कंसाइनमेंट, ठीक है। सम फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट, इसके कंसाइनमेंट के फीचर्स भी बताए गए हैं। तो कंसाइनमेंट क्या होता है ये समझ में आया। कंसाइनमेंट इज बेसिकली अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन सेंड्स हिज गुड्स टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल। और जो भेजता है, द पर्सन हु इज सेंडिंग गुड्स टू अनदर, द पर्सन हु इज सेंडिंग इज कॉल्ड कंसाइनर, एंड हु इज रिसीविंग द गुड्स टू सेल, दिस इज कंसाइनी, ठीक है। इसका आपको फीचर्स पूछा जाए तो सबसे पहला फीचर है ऑनरशिप का, यस, ऑनरशिप का। ऑनरशिप का क्या फीचर आप लिख सकते हो, तो देखो अगर ए ने गुड्स भेजा है बी को, तो अब उस गुड्स का मालिक कौन है, ए या बी। तो जब तक गुड्स बिक नहीं जाता, जब तक सामान बिक नहीं जाता है, तब तक उसका मालिक ए ही रहता है। बी तो एज एजेंट काम कर रहा है, एज मतलब वो ऐसा काम कर रहा है कि वो एजेंट है, उसे भेजा जाएगा गुड्स तो वो बेचेगा, और नहीं भेजा जाएगा तो नहीं बेचेगा, और कभी कभी अगर बच गया तो वो वापस भी कर देगा ए को, ठीक है। तो मैंने लिखा है द कंसाइनर रिटेन्स ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, कंसाइनर के पास ही रहता है ऑनरशिप गुड्स का, ठीक है, मतलब कंसाइनर ही गुड्स का मालिक होता है। कंसाइनर रिटेन द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड, ठीक है, जब तक कि वो बेच नहीं दिए जाते। द कंसाइनी वर्क्स एज अ एजेंट एंड रिसीव कमीशंस ऑन द सेल, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया ऑनरशिप। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो रिपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, सेकेंड पॉइंट रिपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। रिपोर्टिंग सेल्स का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो कंसाइनी है उसे जितना भी सेल्स हुआ है उसका रिपोर्ट देना होता है, जो उसने कंसाइनर के बिहाफ में बेचा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि दोनों पार्टीज का जो है वो बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ इतने गुड्स बिके हैं। अगर बी बोल रहा है कि 100 क्लोथ्स में मैंने 50 क्लोथ्स बेचे हैं, 50 बचे हुए हैं, तो ए को मानना पड़ेगा, इनके बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोग लिख सकते हो द कंसाइनर रिपोर्ट्स द सेल्स विच ही हैव डन ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, ठीक है, एंड बोथ द पार्टीज कंसाइनर एंड द कंसाइनी बोथ हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम, ऑफ द कंसाइनमेंट एंड ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है, एंड कमीशन रेट ऑल्सो। मतलब बी जो है ए का काम जो है वो बी कर दे रहा है, ठीक है, बी बेच दे रहा है उसके गुड्स को, तो बी को क्या चाहिए, तो बी को कमीशन चाहिए, ठीक है, बी इससे इसके बदले में कमीशन लेता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग भी है। आपको पता है आपके जितने भी सेट्स हैं, मतलब जितने भी आप बोलो पीवाईक्यूज हैं, जितने भी पीवाईक्यू मैंने देखा सब में कंसाइनमेंट से एक क्वेश्चन था। बस यही वाला एक पीवाईक्यू ऐसा था जिसमें कंसाइनमेंट का ये एक थियोरिकल क्वेश्चन पूछा है। बाकी जितने भी पीवाईक्यूज मैंने देखे सब में कंसाइनमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब उसमें सॉल्यूशन करके आपको दिखाना है कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करना है उसमें, ऐसा है, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। चलो ये समझ में आया। थर्ड आप लोग लिख सकते हो नो सेल नो गेन, ठीक है, नो सेल नो गेन या नो लॉस, या फिर रिटर्न ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि जो गुड्स नहीं बेचे जाते वो रिटर्न कर दिए जाते हैं। देखो नो सेल नो गेन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब
कि जब तक गुड्स का बिकेगा नहीं तब तक ना कोई गेन होगा और ना कोई लॉस होगा, वो गुड्स जो है वो आपका रखा रहेगा। और अगर गुड्स बच भी गया है तो लास्ट में फिर उसे कंसाइनर के पास वापस भेज देता है कंसाइनी, ठीक है। मतलब जो पर्सन रिसीव कर रहा है बेचने के लिए, वो अगर बेच पाया तो ठीक, और नहीं बेच पाया तो वापस से कंसाइनर के पास में भेज देता है, ठीक है। 4th नंबर में आप लिख सकते हो रिटर्न ऑफ अनसोल्ड गुड्स, मतलब जो गुड्स बच गया, जो अनसोल्ड गुड्स हैं उन्हें रिटर्न कर दिए जाएंगे, ठीक है। 5th में आप लिख सकते हो मतलब कंसाइनी जो है उसे कमीशन चाहिए काम करने के लिए, अगर कमीशन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। आपको पता है कि मैं यहाँ पे डिफाइन क्यों नहीं कर रही, इसलिए मैं डिफाइन नहीं कर रही क्योंकि मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपको लिखा हुआ पे ज्यादा ध्यान ना दो, आप सुनो, और जब आप ध्यान से सुनोगे तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। ऑनरशिप का क्या मतलब है, आप कुछ भी लिख सकते हो कि ऑनरशिप ऑफ द गुड्स रिटेन इन द हैंड ऑफ कंसाइनर अंटिल दे आर सोल्ड, ऐसे आप सोच के लिख सकते हो अगर आप समझ गए हो तो, ठीक है। इसलिए मैं बोर्ड पे इसका डिफिनेशन नहीं लिख रही, ऑल्दो मैं इसका जो सॉल्यूशन है फुल मैं यहाँ पे करने के बाद मैं लिख के कॉपी में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। नाउ 6 नंबर, चलो कमीशन बेसिस आप लिख दिए, और आप इसमें क्या लिख सकते, रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क एंड रिवार्ड में क्या हो सकता है कि जब तक गुड्स बेच नहीं दिया जाता तब तक सारा रिस्क जो है वो गुड्स का कंसाइनी के पास होता है, कंसाइनी के पास, ठीक है। जितना भी रिस्क है उसका होगा, कहीं टूट फट ना जाए, कहीं कोई चोरी ना कर ले, कुछ भी होगा, ये सारा लायबिलिटी जो है वो कंसाइनी के पास होता है, ये सारा कंसाइनी इसके लिए जिम्मेवार होगा अगर कुछ हो जाता है तो, और अगर बिक जाता है तो कंसाइनी को रिवार्ड भी मिलता है एज कमीशन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सी था 1 का। अब 2 नंबर में क्या है, नंबर में देखो क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। आपको प्रोविजन और रिजर्व के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखो ये डी नंबर है 1 का, इधर ही बताती हूं मैं। प्रोविजन बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन और रिजर्व के बीच में डिफरेंस, तो सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊं, प्रोविजन का मतलब, रिजर्व का मतलब होता है संचय और प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान इन हिंदी। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो शुरू में ही कुछ प्रोविजंस मतलब कुछ अमाउंट जो है वो साइड करके रखे जाते हैं। मान लो कि मैंने कहीं पे किसी को माल उधार में बेच दिया, ठीक है। अब उसने मुझे बोला कि मैं आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद ये रिटर्न करूंगा, लेकिन वो रिटर्न अब नहीं कर रहा है या किसी कारणवश हम उससे नहीं ले पाए, ठीक है। तो उतना अमाउंट तो मेरा लॉस में चला गया ना। तो उस लॉस को भरपाई करने के लिए इस तरह का अनकंडीशनल लॉस कभी भी बिजनेस में हो सकता है, तो इसकी भरपाई करने के लिए अलग करके कुछ अमाउंट जो है वो अलग करके रखा जाता है, कैपिटल के साथ ही कुछ अमाउंट जो है वो अलग करके रखा जाता है, और वो अमाउंट को हम प्रोविजन बोलते हैं। लेकिन रिजर्व क्या है, तो रिजर्व और प्रोविजन में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। रिजर्व भी अलग करके रखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रोविजन से अलग है, बिल्कुल जैसे प्रोविजन को अलग करके रखते हैं वैसे रिजर्व को भी अलग करके कुछ अमाउंट रख देते हैं। बस फर्क ये है कि रिजर्व जो है वो प्रॉफिट होने के बाद प्रॉफिट में से साइड करके रखा जाता है, ठीक है। प्रॉफिट में से साइड करके आप रखोगे वो रिजर्व है, लेकिन प्रोविजन आपको पहले में ही हटा लेना है, पहले ही साइड करके रख लेना है, ये आपका प्रोविजन होता है। तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो, कुछ बेसिस हम लिखते हैं। तो सबसे पहला जो बेस है, पहला आप लोग इसमें नेचर लिख सकते हो, तो लिखेंगे अ प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, ये एक लायबिलिटी होता है, ठीक है। अ प्रोविजन इज अ लायबिलिटी दैट इज एंटिसिपेटेड, ठीक है, दैट इज एंटिसिपेटेड बट टाइमिंग इज अनसर्टेन। टाइमिंग जो है इसका अनसर्टेन है, मतलब कभी भी ये किया जा सकता है। रिजर्व क्या है, तो रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट सेट असाइड, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दोगे रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का पार्ट है, दैट सेट असाइड टू स्ट्रेटन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। देखो ये जो प्रोविजन है ना, इसका यूज आप मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए करते हो, लेकिन जो रिजर्व है वो किसी भी बिजनेस में उस बिजनेस के स्थिति को बताता है। मतलब कोई भी बिजनेस कितना अपने प्रॉफिट में से बचा के रख पा रहा है, कितना रिजर्व करके रख रहा है, ये उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। जिसका रिजर्व अगर ज्यादा है इसका मतलब ये है कि बिजनेस सही है,
ठीक है, वो अपने अमाउंट को कुछ रिजर्व करके रख पाता है, अगर रिजर्व कम है तो वो बताता है कि बिजनेस जो है वो आपका सही नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी दर्शाता है आपका मतलब किसी भी बिजनेस का। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हो पर्पस। ठीक है, मतलब नेचर हमने लिख लिया, पर्पस लिख सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हो फॉर टू रिटेन, लिख दो ना, टू रिटेन ऑफ फ्यूचर और अनकंडीशनल, ठीक है, लॉसेस। ठीक है, आप लिख सकते हो ये सब। एंड इसमें आप लिख सकते हो टू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, मतलब ये फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसके पर्पस में। थर्ड आप लोग लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख दो थर्ड में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, तो एग्जाम्पल में इसमें आपके बैड डेट्स होते हैं, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि अगर किसी पर्सन को उधार देते हैं तो बैड डेट्स क्या होता है, डेट्स क्या होता है कि अगर आप किसी को उधार दियो, आपको लेना है लेकिन आप नहीं ले पाए, वो किसी कारणवश आपको नहीं मिला, तो यही ना हुआ बैड डेट्स। तो वही हो गया कि उसके लिए आपने कुछ प्रोविजन करके रखा था जिससे आपको वो अमाउंट नहीं मिला, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आप इसमें लिखोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, वारंटी ऑब्लिगेशन या फिर लीगल कामों के लिए भी आप रखते हो। ठीक है, लीगल क्लेम्स। और इसमें आपका जनरल रिजर्व हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप जनरल रिजर्व फिलहाल के लिए लिख दो। ठीक है, ETC और भी होते हैं। अब इसमें आप फोर्थ में लिख सकते हो यूजेज, कि आप इसे यूज कहां करोगे। तो यहां अभी मैंने आपको बताया कि प्रोविजन का यूज कब करते हैं, जब किसी तरीके का लॉस हो जाता है, तो आप यहां पे लिख सकते हो यूटिलाइज्ड व्हेन द स्पेसिफिक इवेंट अकर्स। ठीक है, यूटिलाइज व्हेन स्पेसिफिक इवेंट्स अकर एंड the liability is released। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो टू यूज इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसका आप यूज कब करोगे, इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और ऐसा नहीं है कि इसे लॉस की भरपाई करने के लिए नहीं किया जाता, रिजर्व का भी इस्तेमाल लॉस की भरपाई के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि इतना ज्यादा लॉस हो गया है कि प्रोविजन से नहीं कवर हो रहा है, तो कभी कभी हम लोग रिजर्व का भी इस्तेमाल कर लेते हैं लॉस को कवर करने के लिए। तो ये भी आप यूजेज में इसका लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझ में आया डी नंबर ऑप्शन। चलो डी नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बताया गया था कि 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 2 क्वेश्चन को हमने लिख के समझ लिया और 2 क्वेश्चन को मैंने आपको ऐसे ही समझा। मतलब आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें मैं अच्छे से बताने का प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझाऊं। चलो नेक्स्ट जो है आपका 2 नंबर, देखो क्या है, बहुत ही अच्छा है ये आपका एनपीओ चैप्टर से है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटिंग से। तो इसमें आपको लिखा है कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कैश बुक, एक्सप्लेन। देखो इसके लिए सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मे भी आप ले लिए होगे या फिर नोट कर रहे होगे तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि हम इधर लिख के आज मैं आपको ना मतलब ठीक है, तो इधर आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि इधर अब क्वेश्चन आपको दिखेगा, अब मैं इधर बताऊंगी। देखो होता क्या है कि हम 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग अभी तक मतलब क्लास 11th में मैंने बताया है। तो इसमें होता क्या है कि एक होता है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट अर्न करना और उसके बदले में मतलब प्रॉफिट के बदले में वो सेवा देता है। ठीक है, सेवा के बदले में प्रॉफिट लेता है, पैसे लेता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि बस सेवा दे रहा है, उससे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको किसी तरह का कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए, वो होता है एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग करता है तो वो जर्नल एंट्री करता है, लेजर्स बनाता है, लेजर्स में वो कैश बुक बनाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक बनाते हैं, उसी तरह से नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैश बुक ना बना के रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि रिसिट्स और पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या बताना है, जिस तरह से कैश बुक में हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन फर्क इतना है दोनों में कि रिसिट्स और पेमेंट अकाउंट में पूरा का पूरा बस कैश, और कैश बुक में हम
कैश अकाउंट मतलब कैश वाले और बैंक ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब बैंक से कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए उसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। बस फर्क इतना, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी ये है, मतलब दोनों में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं आते, मतलब उधार में जो भी चीज आप बेचोगे या खरीदोगे वो इसमें इन दोनों में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। समझ आया? चलो अब हम कुछ लिख के समझते हैं कि रिसिट्स और पेमेंट अकाउंट क्या है और इनके क्या क्या फीचर्स हैं और ये क्यों डिफरेंस है कैश बुक से। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे मैं कॉपी ले लेती हूँ अपना, उसके बाद आपको बताती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें समझना है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिट्स का क्या मतलब होता है कि जो आया, ठीक है, जो आपने रिसीव किया, और पेमेंट का क्या मतलब होता है कि जो गया, जो आपने पेमेंट किया, लेकिन ओनली इन कैश। ठीक है, सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो इसमें लिख रहा है कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के एसेंशियल फीचर्स क्या है, हमें इसमें फीचर्स पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं। तो मैं आपको फीचर्स करवा देती हूं, अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखना है तो फीचर्स से आप अच्छे से समझ जाओगे और डिफिनेशन भी लिख पाओगे। ठीक है, तो पहला फीचर क्या होगा, तो पहला फीचर आप लिख सकते हो कैश ट्रांजेक्शन, सबसे मेजर कैश ट्रांजैक्शंस, और ये हैं आपके, देखो क्या है, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स प्रोवाइडिंग अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। मतलब इसमें बस तो बस कैश और कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड करेंगे, जो भी कैश में आएगा, ओरिजिनल कैश में। बैंक वाले भी इसमें नहीं लिखे जाते, बैंक वाले भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, प्योर कैश ट्रांजेक्शन। ओके, सेकेंड आप लिखोगे लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है, मतलब सिस्टमैटिक ऑर्डर। ठीक है, सिस्टमैटिक ऑर्डर भी लिख सकते हो, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसमें सिस्टमैटिक ऑर्डर भी लिख सकते हो। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा वो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में। मान लो कि पहला ट्रांजेक्शन 5 को हुआ है, उसके बाद 20 को हुआ है, उसके बाद फिर 21 को हुआ है, 25 को हुआ है, तो पहले 25 वाला, फिर 20 वाला, फिर 5 वाला, फिर 21 वाला, ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड किया जाता। ठीक है, जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम पहले 5 का करेंगे, उसके बाद 21 का करेंगे, मतलब 20 का करेंगे, देन 21 का करेंगे, देन 25 का करेंगे। मतलब एकदम सिस्टमैटिक वे में चलना है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें आप सिस्टमैटिक ऑर्डर भी लिख सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस में होना चाहिए ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप लिख सकते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। मतलब इसका जो आंसर है आपका वो बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी करके आएगा। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों के होते हैं। जैसे कि मान लो कि हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑलरेडी मेरे पास पहले से कैश था, तो ओपनिंग बैलेंस है ना कैश का, वो भी इसमें हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं। नाउ 4 में आप लिख सकते हो कैश इनफ्लोज। मतलब इट ओनली रिकॉर्ड्स कैश इनफ्लोज ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो भी होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैश इनफ्लो जो भी होगा उन सभी को ये रिकॉर्ड करेगा। ओनली प्योर कैश इनफ्लो, नॉट बाय बैंक। ओके, देखो क्या मैंने लिखा है, रिकॉर्ड्स ऑल सोर्सेस ऑफ कैश रिसीट्स सच एज सेल्स, लोन्स और कैपिटल इंजेक्शंस। हम अगर सेल्स कर रहे हैं, मतलब मैं सेल कर रही हूँ कुछ भी, और मतलब नगद में सेल कर रही हूँ, मुझे कैश मिल रहा है, तो यहाँ पे ये हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर मुझे बैंक के थ्रू मिल रहा है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कैश आउटफ्लो। 5 में आप कैश आउटफ्लो लिख सकते हो। मतलब रिकॉर्ड्स ओनली कैश, प्योर कैश आउटफ्लो सच एज परचेज, ठीक है, या रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब भी आप इसमें लिख सकते हो। ये सब कुछ फीचर्स थे। ठीक है, ये फीचर्स हैं, मतलब कुछ गुण है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। तो अब आप इसमें लिख सकते हो कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज अकाउंट इन विच द अकाउंटिंग ऑफ ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर डन। ठीक है, मतलब जिसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन था, हाँ एक और यहाँ पे पॉइंट है 6 नंबर, दिस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, मतलब ये कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में जो है ना वो एक्टिविटीज को बांटा गया है, और ये एक्टिविटीज हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब कुछ ट्रांजेक्शन्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स को फाइनेंसिंग और कुछ ट्रांजेक्शन्स को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो लिख देती हूँ यहाँ पे मैं ऐसे, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग
एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। बस क्लासिफिकेशन लिख देना कि इन receipts and payment account the activities or the transactions are classified into 3 categories and these categories are operating activities, investing activities and financing activities. That's it. Okay. Now यहाँ पे इसी में एक और क्वेश्चन है कि how does it differ from cash book? Explain कि ये कैश बुक से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो कैश बुक से तो ये डिफरेंट है ही, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है। तो कैसे डिफरेंट है हम समझते हैं। बेसिस लिखेंगे सोच समझ के, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यहां पे ई छूटा हुआ था, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एक साइड हम लिखते हैं कैश बुक, ठीक है। सबसे पहला है इसका पर्पस, मतलब दोनों का क्या उद्देश्य है, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का उद्देश्य है ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, लेकिन कैश बुक का उद्देश्य है कि कैश ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ बैंक ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। कैश बुक में दोनों रिकॉर्ड होता है, बैंक ट्रांजेक्शन्स एंड कैश ट्रांजेक्शन्स बोथ, ओके। तो यहाँ पे आप लिखोगे रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ये क्वार्टरली बनाया जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, 6 महीने में बना सकते हैं और 1 साल पे बना सकते हैं। लेकिन कैश बुक वो बनता चला जाता है, ठीक है। आया रिकॉर्ड करो, गया रिकॉर्ड करो, आया रिकॉर्ड करो, गया रिकॉर्ड करो, ऐसे एकदम रिकॉर्डिंग चलता रहता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो सर्व एज अ डिटेल्ड लेजर, मतलब इसमें डिटेल काम होता है, ठीक है। लेजर, डिटेल लेजर बनता है रिकॉर्डिंग ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, ओके। ये हो गया आपका पर्पस। सेकंड में आप स्कोप लिख सकते हो इसका, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, सेम वही बात तो है, स्कोप भी इसका यही है कि इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होता है, वही बात फिर से लिखेंगे, रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। शॉर्ट में लिख देती हूँ ट्रांजेक्शन्स को TR, ठीक है। रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, इसमें रिकॉर्ड बोथ बैंक एंड कैश ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, ठीक। थर्ड में आप लिख सकते हो रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग कब करते हैं। तो इसमें मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें इमीडिएटली जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सभी को रिकॉर्ड कर लेते हैं हम कैश बुक में। रिकॉर्ड्स इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स एज दे अकर, मतलब जैसे हुआ वैसे यूज कर लो। अब अभी मैंने क्या बोला, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो मेनली नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाए जाते हैं। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां पे मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हमें पैसे कमाना है, वहां पे ये यूज होते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जबकि कैश बुक कहीं भी रिकॉर्ड, कहीं भी बनाया जा सकता है। इवन आप भी बना सकते हो कैश बुक, मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन हमारे पास उतना ट्रांजेक्शन नहीं होता ना, तो हम कैश बुक बना के क्या ही करेंगे। बिजनेस में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो ट्रांजेक्शन की वजह से रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। तो फोर्थ में आप लिखोगे, मतलब इसको यूज करेंगे, यूज कहाँ होता है, तो लिखो कॉमनली यूज्ड बाय NPOs, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स, सोसाइटीज टू मॉनिटर कैश, मतलब कैश को ध्यान देने के लिए, कैश मूवमेंट, ठीक है। और ये आपका वाइडली यूज्ड इन बिजनेस टू मेंटेन अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। लिख दो वाइडली यूज्ड बाय businesses to maintain cash and bank transactions, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बोर्ड क्लीन होगा, बाकी के क्वेश्चंस को समझेंगे। ऑलराइट, अब आप सभी से नोट कर लिए होंगे, तो अब आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं।
तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स विच आर यूजुअली कमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। मतलब आप कौन कौन से एरर कर सकते हो, मतलब कौन कौन से मिस्टेक कर सकते हैं, एक अकाउंटेंट भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। और ये सब मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे मिस्टेक्स मैं बताऊंगी जो मैं भी करती हूँ और आप लोग भी करते ही होंगे बिल्कुल। तो देखो सबसे पहला तो मैं इरेज करूंगी, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। तो हमें एरर्स बताना है ना, मिस्टेक बताना है। तो मिस्टेक तो बहुत ही सारा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक मैंने लिखा है एरर ऑफ ओमिशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है कि किसी चीज को हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, आपने किसी चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया। मान लो कि मैंने सैलरी, मतलब बिजनेस ने किसी एक अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया था, मतलब एडवांस सैलरी दिया था, आपने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट तो मतलब बढ़ जाएगा ना, ज्यादा दिखा रहा है प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल में जब काउंट करेंगे तो उतना प्रॉफिट आ नहीं रहा है। तो कहाँ गया प्रॉब्लम, कहाँ हुआ? तो ये प्रॉब्लम हुआ आपका, आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया उस वजह से। ठीक है, तो पहला एरर ऑफ ओमिशन हो गया। इसमें मैंने लिखा है फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड सेल्स ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल लेजर टू अंडरस्टैंड ऑफ रेवेन्यू। मैंने एग्जांपल के साथ समझाना था ना, तो इसलिए मैंने सेल्स ट्रांजेक्शन का नाम लिया है कि आपने सेल्स को रिकॉर्ड करना है, आप भूल गए। सेकेंड है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का क्या मतलब है कि मान लो कि आपने किसी को कमीशन दिया है और अब आप उस कमीशन को ही रिकॉर्ड नहीं किए हो, तो ये आपका होता है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, ये कुछ एरर्स हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर्स में हम इन सभी के बारे में समझते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और कई बार तो हम मतलब पार्टनरशिप में भी कुछ तरीके का एरर्स को समझाया गया है जिसमें मिस्टेक हो जाता है। तो अगर 11th और 12th कॉमर्स से किए हो तो ये तो समझ में आ रहा होगा, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, अभी आप अकाउंटिंग सीख नहीं सकते, रट्टा मार लो अभी कुछ दिन के लिए जब तक एग्जाम है। आई थिंक 22 को ये एग्जाम है जिसका मैं प्रिपरेशन करवाने के लिए PYQs बना रही हूँ, तो प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वाला क्लास कंप्लीट होने के बाद हम बाकी के कुछ क्लासेस का भी PYQs सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने फिर लिखा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल का एरर क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपको कुछ रूल्स जो है वो आप भूल गए। जैसे कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से, लेकिन आपने अपोजिट कर दिया। तो अपोजिट करने की वजह से आपका आंसर मिस्टेक हो गया, आंसर रॉन्ग आ गया। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल सोच सोच के लिख देना, मतलब अच्छे से, और नहीं लिख पाओगे तो भी कमेंट कर देना। वैसे मैं एक बार अच्छे से कॉपी में सारा का आंसर लिख के मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, मैं यहाँ जो समझा रही हूँ वही सब चीजों को। ठीक है, और 4th में आप लिख सकते हो ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स लिख के इन सभी को डिफाइन कर देना। और एरर ऑफ आप इसमें लिख सकते हो एरर ऑफ रॉन्ग अमाउंट। ठीक है, मतलब रॉन्ग अमाउंट आप डाल दिए, इसका एरर लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हैं हम? एरर ऑफ, हम लोग इसमें लिख सकते हैं एरर ऑफ डेट गलत रिकॉर्ड कर लिए हम। ठीक है, तो ये सभी कुछ एरर्स हैं जो आप अकाउंटिंग करने के दौरान कर सकते हो, और इन सभी का एग्जांपल्स आप लिख लेना। अगर लिख पाओ तो, नहीं लिख पाओ तो कमेंट कर देना, मैं तो हूं ही यहाँ पे। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें आ ही गया जिसमें मुझे कुछ रूल्स समझाना पड़ेगा अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन है, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिया है ना, इसका आपको जर्नल एंट्री बनाना है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, चाहे आप कहीं भी अकाउंटिंग करोगे, कभी भी जर्नल करोगे, तो सबसे पहले तो आपको जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे वो फॉर्मेट पे मिलेंगे। तो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मे भी कंफ्यूजिंग होगा। 5 कॉलम बनाते हैं, मतलब 5 आपको बॉक्सेस बनाने हैं। पहला ये हो गया। दूसरा जो है वो दोनों चिपका के बनाना, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें कुछ लिखना नहीं होता है। ये जो होता है ये डेट होता है, ये पहला कॉलम हो गया। इसमें हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, ये सेकंड हो गया। इसमें LF, ये थर्ड हो गया। इसमें डेबिट अमाउंट एंड इसमें क्रेडिट अमाउंट, ये 5th हो गया। ठीक है, देखो बना 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसी में हमें रिकॉर्डिंग करना होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि रिकॉर्डिंग करने का रूल है, कभी भी जर्नल एंट्री आए तो हमेशा ध्यान रखना, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और अमेरिकन रूल, मैं दोनों अभी समझा देती हूँ, ध्यान रखना। तो जितना भी जर्नल एंट्री मिलेगा, कोई भी सेट हो, किसी का भी हो, बना पाओगे। पहला रूल है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है,
गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत आपको देखना होगा कि क्या क्वेश्चन में ये 3 चीज है। पहला चीज होता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब है पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है, ACS में लिख रही हूं। पर्सनल में किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी पर्सन का अगर नेम है तो वो पर्सनल होता है। अगर बैंक है तो भी पर्सनल है, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस का नेम है तो भी पर्सनल है, बिजनेस का नेम है तो भी पर्सनल है, ETC, ठीक है, ये आपका पर्सनल होता है। और फिर दूसरा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपका कैश होता है, बैंक में यहाँ पे बैंक का नेम है, ठीक है, कैश आपके रियल होते हैं, गुड्स रियल होते हैं, मशीनरी या प्लांट ये सारे रियल होते हैं, ठीक है, मतलब जो मतलब एसेट्स वगैरह। C नंबर में आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जैसे कि लॉस बाय फायर, ये आपका नॉमिनल हो गया। ये आपका फिर डिस्काउंट नॉमिनल हो गया, ठीक है। ETC मतलब जो ऐसी चीजें जिसे आप नहीं देख पाते हो, जिससे हम बस फील करते हैं, मतलब बिजनेस में बस वो हो जाता है, जैसे कि बैड डेट्स हो गया, डिस्काउंट दिए किसी को, ये सारे आपके नॉमिनल्स में आएंगे, ठीक है। तो रूल क्या है कि जब भी किसी का नेम हो, बैंक का नेम हो या किसी बिजनेस का नेम वगैरह हो, तो इसमें आपको रूल ये याद रखना है कि डेबिट में क्या करेंगे, तो जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट द रिसीवर रूल हम लोग पढ़ते हैं। और क्रेडिट करेंगे जिसे जो दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। अभी क्वेश्चन जो है ना उससे मैं समझाऊंगी, देखो कैसे ये रूल आता है। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आता है उसे डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जो चला जाता है, ठीक है। ये मेरा, मैं बिल्कुल बंध चुकी हूं अपने माइक के वायर में, सो लेट मी एडजस्ट माई सेल्फ। नाउ देखो, रियल में हम क्या करेंगे, जो आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट और जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो इसमें रूल आपका है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है, जो भी अकाउंटिंग हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना है कि जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बुक में आप बना रहे हो, तो बिजनेस में जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। नॉमिनल का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ठीक है, लिख देती हूं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितने भी इनकम और गेन है वो क्रेडिट होंगे। इसको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब सिर्फ यही नहीं है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ही नहीं है, एक और रूल है जिसे हम लोग अमेरिकन रूल बोलते हैं। उसमें हम एक्सपेंसेस का, एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, इन सभी चीजों का और इनकम का, इन सभी चीजों का अलग से पढ़ाई करते हैं। मतलब इनकम, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट, एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट और घट रहा है तो क्रेडिट। इस तरीके का रूल हमें पढ़ना होता है। तो अभी हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से देखते हैं कि कोई क्वेश्चन बन जाता है तो बनाएंगे, और अगर अमेरिकन रूल का जरूरत पड़ा तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। पहला है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट जो है वो एडवांस में आया, तो इसमें देखो 2 अकाउंट आएगा ही, सब में आएगा 2 अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में आपने इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो हमेशा देखो इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल है, लेकिन उसमें आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो उसमें क्या आ रहा है आपको, कैश आ रहा है ना। तो कैश जो है वो क्या होता है, रियल होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो डेबिट करोगे कैश को, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट को कर दोगे डेबिट, या बैंक भी आप लिख सकते हो। टू लिख के हम लिखते हैं कि क्या है, ये इनकम है, इंटरेस्ट पहले आ रहा है, ये इनकम है, तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये इनकम है, नॉमिनल, इंटरेस्ट जो है नॉमिनल में जाएगा, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे कितना है, 600, तो 600, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, ये नरेशन होता है, ये नहीं लिखोगे 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस,
ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो एडवांस में आपने रिसीव किया। चलो ये ए नंबर था, आपके जो भी मतलब सीरियल नंबर है, यहाँ पे अगर डेट दिया है तो डेट, और अगर डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर भी लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अकाउंटिंग हो गया, उसके बाद स्केल लो, इसको सेपरेट करो, सेपरेट नहीं करोगे मार्क्स कटेगा। चलो अब बी नंबर, बी में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का क्या मतलब होता है कि मान लो कि आपका बिजनेस है और आप उसमें से कुछ अमाउंट या कुछ चीज जो है वो अपना घर में यूज करने के लिए लेके जा रहे हो, तो वो आपका होता है ड्राइंग, ठीक है, उसे हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। यहाँ पे ड्राइंग चित्रकारी वाला ड्राइंग नहीं समझना, ठीक है, अपने बिजनेस से हम गुड्स या कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह लेके घर जा रहे हैं, घर में यूज करेंगे, वो होता है ड्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग करने के बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे ऑनर, क्योंकि ऑनर और बिजनेस अलग अलग चीजें हैं। ऑनर जो है ये नहीं समझ सकता कि मेरा घर का चीज है हम उठा के ले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसके बदले में ऑनर हो या कोई भी पर्सन हो, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है बिजनेस को, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे जो ऑनर है वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट किस चीज के फॉर्म में है, वो कैश होगा या बैंक होगा, बैंक के थ्रू देगा या कैश के थ्रू, तो जा रहा है ना कैश वहां से, तो जो जा रहा है कैश क्या होता है, रियल होता है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट समझ में आ गया कि क्या होगा, तो टू कैश, या फिर आप स्लैश दे के मैं बैंक लिख देती हूँ, आप बैंक भी लिख सकते हो। क्रेडिट में कैश हो गया, तो डेबिट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, तो क्रेडिट डेबिट में कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अमाउंट कितना है 1200, तो 1200 दोनों साइड पे लिख दोगे, और यहाँ पे लिख दोगे बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट पेड किया गया। कैश हमारा यहाँ पे डेबिट मतलब क्रेडिट हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो गया, क्योंकि कैश जो है वो हमें मतलब कैश जो है वो हमें पेमेंट करना पड़ रहा है एज इंटरेस्ट। और ड्राइंग का मतलब मैंने क्या बोला कि गुड्स या कुछ भी चीज जब हम कहीं से लेते हैं यूज करने के लिए, तो वो आपका ड्राइंग्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि जो प्रोप्राइटर है या जो बिजनेस का ऑनर है वो अपने बिजनेस से ही निकाला हुआ है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया गया, मतलब कहीं से भी ड्राइंग किया गया होगा, बैंक से लिया गया होगा या कहीं और से भी ड्राइंग किया गया होगा और उस पे इंटरेस्ट पे किया गया होगा, ठीक है। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दिए। और डेबिट में क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और क्या मैंने लिखा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक तरह से पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस है तो उसे हमने डेबिट किया, ठीक है। अब देखो सी नंबर, ऑन क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स के लिए, क्रेडिटर्स को डिस्काउंट देंगे हम, उसके लिए प्रोविजन किया गया, ठीक है, प्रोविजन किया गया। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसमें क्या है, पर्सनल क्या रियल क्या नॉमिनल, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें आपको गोल्डन या अमेरिकन रूल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपको क्या करना होता है, लायबिलिटीज एसेट्स, इस चीज को हम लोग समझो अमेरिकन रूल। अमेरिकन रूल में क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है लायबिलिटीज, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे, तो लायबिलिटीज जब बढ़ता है ना, जब लायबिलिटीज बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और घटता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। सेकंड एसेट्स होता है इसमें, तो एसेट्स जब बढ़ता है तो उसको डेबिट, और जब घटता है तो क्रेडिट। थर्ड एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, इसका रूल भी एसेट्स के जैसा ही है, जब बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट, ठीक है। और फोर्थ इनकम या फिर गेन, तो इसमें लायबिलिटीज के रूल के बराबर है, ये बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, समझे। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है इसे समझना है। तो क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है ना वो लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी। और इसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है वो बढ़ाया गया है 200 से, कितना बढ़ाया गया, 200 से। तो लायबिलिटी जब बढ़ रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम इसे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्रेडिट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और डेबिट में आया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये जो हमारा है लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ा है तो हम लोग इसको क्रेडिट कर दिए, तो डेबिट में क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसमें हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स डेबिट। और अमाउंट है आपका 200, तो 200 और 200 लिख देंगे, और नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मेड,
ठीक है। अब डी नंबर में देखो क्या है का लॉस बाय थेफ्ट, मतलब गुड्स जो है वो चोरी हो गया, तो लॉस बाय थेफ्ट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। लॉस बाय थेफ्ट नॉमिनल अकाउंट है और इसमें क्या है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है वो डेबिट है। और एक तो और देख लो कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस हो रहा है ना, तो लॉस जब हमारा बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट में करेंगे। तो यही यहाँ पे हम लॉस बाय थेफ्ट डेबिट, और क्या गया आपके पास से, गुड्स गया है। गुड्स जो है वो आपका रियल अकाउंट होता है, इसमें क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो हमारे पास से चला गया, तो टू स्टॉक लिखते हैं या फिर परचेज अकाउंट लिखते हैं, गुड्स अकाउंट कभी नहीं लिखते, ठीक है। तो टू स्टॉक लिख देंगे क्योंकि हमारे स्टॉक से ही गया है, 8500 का था ये, तो 8500। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट लिख लेना या फिर लिख लो अभी ही। ई नंबर, अब ई में आते हैं, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर जो है वो अपने बिजनेस में से कुछ ड्राइंग किया है गुड्स का, मतलब कुछ भी चीज का उसका बिजनेस था, उठा के ले गया घर में यूज करेगा, ठीक है। तो गुड्स वो यूज किया है, मतलब लेके गया, तो बिजनेस में से गुड्स आया या गया। तो जब गया है तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया है उसको क्रेडिट। तो चलो यहाँ पे क्रेडिट करो गुड्स को, तो गुड्स को हम लोग कभी क्रेडिट नहीं करते, मैंने क्या बोला, परचेज अकाउंट लिखते हैं या स्टॉक अकाउंट लिखते हैं। तो टू स्टॉक लिखेंगे, मतलब क्रेडिट में स्टॉक होगा, तो डेबिट में क्या होगा, ड्रॉइंग बाय प्रोप्राइटर, ठीक है, या फिर प्रोप्राइटर्स ड्राइंग, ठीक है, मतलब ड्राइंग जो है वो प्रोप्राइटर कर रहा है, बिजनेसमैन कर रहा है खुद, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग डेबिट। और अमाउंट कितना है, 750। इतना काम करने के बाद लास्ट में एक काम करना है, क्या, सबको डेबिट और क्रेडिट वाले को ऐड करके नीचे लिख देना है और नीचे डबल लाइन से क्लोज करना है, मतलब इस तरीके का लाइन होना चाहिए, डबल लाइन से क्लोज। इस चीज को ध्यान रखना, नहीं तो फिर अकाउंटिंग मिस्टेक हो जाता है। इसका मतलब होता है कि यहीं तक है, समाप्त, ठीक है। तो ये आपका कुछ अमेरिकन रूल और ये आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। मे बी आपको मैंने समझा पाया। डिफरेंशिएट बिटवीन जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट एंड पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर क्या होता है ये समझते हैं, फिर हम लोग कंसाइनमेंट और फिर पार्टनरशिप क्या होता है ये समझेंगे। तो जॉइंट वेंचर क्या है, अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर 2 और मोर पार्टीज कोलैबोरेट टू टेक अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। ये होता है आपका जॉइंट वेंचर। मतलब जब दो अलग अलग पार्टीज या दो अलग अलग पर्सन किसी एक काम को करने के लिए बस साथ आते हैं तो उसे हम लोग जॉइंट वेंचर बोलते हैं। मान लो कि कंपनी ए है और कंपनी बी है, इन दोनों को एक प्रोजेक्ट, मतलब गवर्नमेंट के पास एक प्रोजेक्ट है कि रोड बनाना है, तो गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट दोनों को मिलके करने को बोलती है। तो इसमें कंपनी ए और कंपनी बी दोनों साथ आते हैं रोड बनाने के लिए, तो ये इनका एक जॉइंट वेंचर हुआ, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, फॉर 6 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 11 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, इसी तरह से, ठीक है। समझ आया? देखो क्या है, व्हेन 2 और मोर parties collaborate to undertake a specific project or business activity for a specific purpose or duration, this is called joint venture, ठीक है। और each party contributes resources, share risk, profit and losses, और जितने भी पार्टीज इसमें शामिल होते हैं उन सभी को अपना रिसोर्स लगाना होता है, अपने रिस्क को, मतलब रिस्क सब पे बराबर होता है और प्रॉफिट भी सब लोग बराबर या फिर रेशियो में शेयर करते हैं, जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ होगा उस हिसाब से, ठीक है। ये जॉइंट वेंचर है। उसके बाद है कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट मैंने अभी बताया कि a person or a business entity sends goods to another for the purpose of sale, ठीक है, and the another person work as a agent of agent, ठीक है, वो एजेंट के रूप में काम करता है, and they sell goods on the behalf of the seller, behalf of the sender, जिसे हम लोग कंसाइनर बोलते हैं, ठीक है। जो भेजता है गुड्स वो कंसाइनर होता है और जो रिसीव करता है वो कंसाइनी होता है। अब आते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को तो मैंने कई बार पढ़ाया है, फिर भी सुन लो। अ लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर 2 और मोर इंडिविजुअल मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स सेट आउट इन अ पार्टनरशिप डीड। देखो इसमें क्या होता है कि एक बिजनेस ही पूरा फॉर्म किया जाता है 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के द्वारा, और वो सारे पर्सन सभी ऑनर के रूप में काम करते हैं बिजनेस के, ठीक है। डिफरेंस क्या है, देखो ज्वाइंट वेंचर में एक प्रोजेक्ट को, मतलब एक स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए बस साथ आते हैं, ठीक है, हमेशा साथ के लिए बिजनेस नहीं करते। कंसाइनमेंट में गुड्स भेजते हैं बेचने के लिए, वो बेच देता है, उसके बाद उसे कमीशन दे देते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में एक बिजनेस ही फॉर्म करते हैं 2 या 2 से अधिक लोग साथ मिलके, ठीक है, पूरा का पूरा बिजनेस का ऑनर ही हो जाते हैं वो सारे, और साथ ही में उनको प्रॉफिट भी बांटा जाता है एज अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, जो भी वो अपना डीड तैयार किए होंगे उनमें से। और अगर डीड नहीं भी तैयार किए हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932
लगता है इसमें, ठीक है। चलो ये समझ आया। अब देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हेन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब इन सभी जो अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है इन सब में से आप सबको कैसे डील करोगे, मतलब इन सभी को जब आप अकाउंटिंग करोगे तो क्या क्या लिखोगे ये बताया गया है, ठीक है। तो लेगेसी क्या होता है, देखो सबसे पहला है आपका लेगेसी, मैं यहाँ पे लगा दूंगी आपका बुक में जो लिखा हुआ है उसको, ठीक है। It is amount received as per the will of deceased person. It appears on the receipts side of the receipt and payment account and is directly added to the capital fund, general fund in the balance sheet because it is not recurring nature. लेगेसीज जो है उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे शो किया जाता है, और क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट का होता है इसलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड भी शो कर सकते हैं, और बैलेंस शीट में इसे जनरल फंड के नीचे ऐड किया जाता है, जनरल फंड या कैपिटल फंड के नीचे ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका बी नंबर में डोनेशन व्हेन पर्पस इज नॉट मेंशन। देखो जब भी डोनेशन आता है जिसका पर्पस मेंशन है, मतलब स्पेसिफिक डोनेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या लिखा है, जो जनरल डोनेशन होता है मतलब जिसका कोई पर्पस नहीं होता वैसे डोनेशन को, ये बिजनेस के जनरल पर्पस को पूरा करने में, कंप्लीट करने में मदद करते हैं। दीज आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिट्स। इनको रिवेन्यू रिसिट्स क्या होता है, वैसे रिसिट्स जो कम टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं हमें, ठीक है, मतलब छोटे छोटे रिसिट्स जो होते हैं उनको हम रिवेन्यू रिसिट्स बोलते हैं। तो दीज आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिट्स, इनको रिवेन्यू रिसिट्स माना जाता है। एज इट इज ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, हेंस इट इज टेकन इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द करंट ईयर, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है इनकम साइड पे, ठीक है। तो डोनेशन समझ हो गया। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है, सम मेंबर्स प्रीफर टू पे लमसम अमाउंट एज लाइफ मेंबरशिप फी इंस्टेड ऑफ पेइंग पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन। मतलब कुछ मेंबर्स जो हैं, जो भी एनपीओ के या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जो मेंबर्स होते हैं वही इस चीज को पे करते हैं, उसे ही हम लोग लाइफ मेंबरशिप फी बोलते हैं। मतलब अगर वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पे कर रहे हैं तो वो सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अगर वो एक ही साथ पूरे लाइफ का पे कर दे रहे हैं तो वो लाइफ मेंबरशिप फी है। तो इस तरीके के फीस को कैपिटल रिसिट माना जाता है। कैपिटल रिसिट मतलब जो बड़ा अमाउंट में रिसिट होता है उसे हम कैपिटल रिसिट बोलते हैं, और इसे हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैपिटल या जनरल फंड में क्रेडिट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। उसके बाद है आपका रिसिट्स फॉर टूर्नामेंट फंड। तो फंड वगैरह में जो रिसिट्स होता है ये आप लिख सकते हो, सच फंड्स आर इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज। ये जो फंड है उनको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, एंड द इनकम अर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू द रिस्पेक्टिव फंड। और फिर इनसे जो इनकम होता है वो जिस फंड में, मतलब उनको फिर उसी फंड में ऐड कर दिया जाता है। नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता। सिमिलरली द एक्सपेंस इंकर्ड इन सच स्पेसिफिक पर्पज आर ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द स्पेशल फंड। लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ एक्सपेंस हुआ है इन्वेस्टिंग वगैरह करने में तो फिर उसको फंड में माइनस भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है सेल्स ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल का जब हम लोग सेल करते हैं तो उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं एज इनकम, क्योंकि हम उसको सेल कर रहे हैं तो उनसे जो अमाउंट आ रहा है वो हमारा एक तरह से इनकम ही है, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है। अब आप लोग को समझ आएगा कि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एनपीओज के द्वारा बनाए जाते हैं अपने कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है एंट्रेंस फी। तो देखो एंट्रेंस फी को जो है वो एडमिशन फी भी बोलते हैं। जब कोई मेंबर जुड़ना चाहता है तो उसको एंट्रेंस फी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो क्या है, एंट्रेंस फी ऑल्सो नोन एज इन एडमिशन फी इज पेड ओनली वंस बाय द मेंबर एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, ठीक है, मेंबर बनने के टाइम पे। तो ये अमाउंट जो है क्योंकि रिकरिंग नेचर का है, बहुत ही कम अमाउंट होता है, बस आने के लिए होता है, तो इसको जो है वो जनरल फंड में ऐड कर दिया जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। कहाँ पे, जनरल फंड में, बैलेंस शीट में इसको हम ऐड कर देते हैं। हाउएवर फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द एंट्रेंस फी इज रेगुलर इनकम एंड द अमाउंट इन्वॉल्व may also be small. In their case it is customary to treat this item as revenue receipt. However, if this is a specific instruction, the advisable to treat the entire amount as capital receipt and relevant amount should be directly added to capital or general fund. मतलब सिंपल है कि जब भी एंट्रेंस फी आता है तो उसको हमें कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, इसको सीधा का सीधा बैलेंस शीट में जनरल फंड के नीचे ऐड कर देना है। समझ आया? तो ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन पहला पीवाईक्यू का। अब इसी तरीके का 2-3 पीवाईक्यू तो और मैं ले आऊंगी
22 को एग्जाम है, तो 21 तक मैं कंफर्म मतलब मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊं, ठीक है। तो प्लीज अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो मेक श्योर दैट यू हैव लाइक द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बहुत मेहनत लगता है इतना करने में, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, कर देना। बाय बाय।